जय हिंद दोस्तों। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इफेक्टिव है और बेहद स्मार्ट अप्रोच में हम लोग इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि हम लोग इस सीरीज में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे और कितने दिनों में पूरा क्लास कंप्लीट होने वाला है। देखो भाई, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और सिमिलरली आप लोगों का पैरेलल में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो होगी निशांत सर के द्वारा। तो दोनों ज्योग्राफी आप लोगों का पैरेलल चलेगा, साथ साथ चलेगा और आने वाली 15 दिनों के अंतर्गत दोनों सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि ज्योग्राफी का पूरा लोड, जो देखिए भूगोल सुनकर के ही लगता है यार बड़ा टेंशन वाली बात है, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनकर के आते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझोगे तो दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं एग्जाम। ठीक है, ध्यान समझना, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक जो कि एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, भाई उसने कुछ घुमा फिरा करके पूछ दिया, जैसे कि मानो उसने ये पूछ दिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर हम लॉन्गिट्यूड यहां से लेकर के यहां तक शिफ्ट हो जाएं, इस लॉन्गिट्यूड पर चले जाएं और यहां पर भी इतना टाइम है तो वहां पर कितना टाइम होगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली बनकर के आते हैं। ठीक है, कि इस देशांतर पर आप खड़े हो, इस देशांतर से शिफ्ट होकर के आप चले गए आज 100 देशांतर आगे पूर्व की दिशा में, तो कितना टाइम बन रहा है। ये एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन है। कुछ और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि मानसून को लेकर के बन सकता है, यहाँ पर आपका अल्नीनो लानीना क्या होता है, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं कि अल्नीनो आएगा तो मानसून ज्यादा होगी कम होगी, लानीना आएगा तो सूखा पड़ेगा कि बारिश ज्यादा होगी। ऐसे प्रश्न जनरली यहाँ पर बनकर के आते हैं। तो ज्योग्राफी का जो एक टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है एनालिटिकल क्वेश्चन, इसीलिए ज्योग्राफी को हम लोग बहुत साइंटिफिक नेचर का सब्जेक्ट मानते हैं। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि जनरली यूपीपीसीएस के पेपर में आपको देखने को मिलेगा और जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वो क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड। डायरेक्टली फैक्ट आधारित इनके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर के पास करती है। अब इसमें ज्योग्राफी में बहुत एनालिटिकल यहाँ पर रोल नहीं है, यहाँ पर हमको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करना कि ठीक है भाई वो 8 ही स्टेट है जहां से हम लोग को चीजें याद करनी है। तो हम लोग इस पूरी सीरीज में एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को डिस्कस करेंगे, प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कैसे याद करना है, कैसे रिटेन करना है, इस पर भी यहां पर ध्यान दिया जाएगा। तो ज्योग्राफी की जो दोनों डिमांड है वो दोनों डिमांड हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने जो 15,000 एमसीक्यू जो घटना चक्र की जो बुक हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करा दिया है। सिमिलर प्रोसेस सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। देखो भाई, अगर मैं ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करूं तो जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करना है उनके लिए सबसे पहले तो हमने जो इंडेक्स इस बुक के अंतर्गत दिया है उस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। यहां पर आप देखोगे तो भारत के भूगोल के अंतर्गत इसने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, भारत का जो सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय का मतलब है भौगोलिक परिचय। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हम यहाँ पर भारत के अंतर्गत कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर भारत का इतिहास क्या है वो चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। हम केवल ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सामान्य परिचय को समझने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इसका जो फिजिकल विभाजन किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, किस आधार पर, किन फैक्ट के आधार पर हम भारत को डिवाइड करते हैं ताकि हमको स्टडी करने में भारत का थोड़ा इजी हो जाए। तो किसी चीज को हम डिवाइड क्यों करते हैं, डिवाइड सब डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि उनको समझना उनको जानना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो। पहले बात तो यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। तो इस टॉपिक को कवर करना है। फिर भारत के जो कोस्टल रीजन है, भारत के जितने भी आइलैंड्स है, भारत के स्टेट, भारत के यूटीज, यहाँ पर कौन कौन से ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से ट्राइब्स पाई जाती हैं, इनको कवर करना है। इसके अलावा यहाँ का पूरा ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का क्लाइमेट, आपको पता है कि यहाँ की क्लाइमेटिक कैसी है, यहाँ जो क्लाइमेटिक नेचर है वो मानसून है और हम पूरा मानसून बेस्ड है। अगर आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में तो मानसून का आप देखो क्या चल रहा है, पूरे भारत में भयावह मानसून चल रहा है। हर जगह पर कहीं पर कोई बांध टूट रहा है, कहीं पर देखो नेचर अपने एकदम रुद्र रूप में प्रेजेंट टाइम आपको देखने को मिल रही है। तो उसके पूरे कारण को समझेंगे, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो जलवायु कैसे आपका डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट होती है ये भी यहाँ पर समझा जाएगा। चाहे वो केरल का वायनाड हो, चाहे उत्तराखंड का आपका पूरा ये मनाली वाला पूरा रीजन हो, वो क्षेत्र हो, हर जगह पर आपको इनके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के सॉइल्स, मिट्टियां कैसी कैसी हैं, यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, इरिगेशन, कैनाल सिस्टम, जो आपका मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, किस स्टेट में किस नदी पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, यहाँ की प्रमुख क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, फसलें कौन कौन सी हैं, कुछ बागवानी फसलें जैसे कि रेशम हो गया, इन सब के बारे में समझेंगे। रेशम में कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार इंडिया में पाए जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का क्या स्टेटस हमारे यहाँ पर है, ये सारी बातें समझी जाएंगी इसी पूरी क्लास के अंतर्गत। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर आता है वो आता है खनिज
संसाधन को लेकर के, ठीक है, मिनरल रिसोर्स को लेकर के हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन बन करके आता ही आता है। ध्यान देना, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, खनिज संसाधन से हर साल प्रश्न बन करके आता है, मिनरल रिसोर्स से, और उसमें प्रश्न ये बनता है कि ये मिनरल किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहां पर इसका उत्पादन सबसे ज्यादा है, भारत इस खनिज के उत्पादन में किसने नंबर पर है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले, प्लस इसके साथ साथ भारत के अंतर्गत कौन कौन से एनर्जी रिसोर्स विद्यमान है, चाहे वो नवीकरणीय हो चाहे अनवीकरणीय हो, ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, उन दोनों को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। अगर आप देखोगे तो पिछले साल कुछ क्वेश्चन बन करके आया था। क्वेश्चन ये था कि नाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हिंडाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भारत के इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हो जाते हैं। तो भारत के उद्योग के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग वैसे लोकेशंस को भी याद करेंगे पैरेलली यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन भी शेयर किया था यूट्यूब पर अपने, अब देखो तो सुरमा किस उत्तर प्रदेश के जिले में सुरमा उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है, कहां पर चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, कहां पर इत्र उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हम केवल यूपी के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरे भारत के संदर्भ में ऐसे फैक्ट्स यहाँ पर देखने वाले। इसके अलावा भारत के जो रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, भारत में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे कैसे चल रही है, उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। और भारत के कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो है, जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। कुछ यहां पर कवर होंगे, कुछ इन्वायरमेंट के उस आपके पोर्शन में कवर होने वाले। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है। बात समझ में आया? देखो इसी सिलेबस को हमने क्या किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो हमने एक नए फॉर्मेट भी बना के रखा है। आप देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी चेकलिस्ट है। तो जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इस चेकलिस्ट को फॉलो कर लो। बेहद शानदार चेकलिस्ट है, बेहद अच्छी चेकलिस्ट है। और इसका फायदा यहाँ पर यह है कि हमने क्या किया हुआ है, हर टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, ताकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको पता रहे कि आपने किन किन टॉपिक को पढ़ लिया है, कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे ज्योग्राफी कहाँ गया भाई, ये तो इकोनॉमिक्स है, एक सेकेंड, बस एक सेकंड देखो ये जो चेकलिस्ट मैंने बनाया ना, मतलब हमने इस चेकलिस्ट को बहुत कोशिश किया कि घटना चक्र के सिंक्रोनाइज वे में बना के फॉलो करें। तो एक घटना चक्र ही हमको पढ़ना है, तो हम उसके आधार पर अगर इस चेकलिस्ट को लेकर के चलेंगे तो हमको रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो पहला टॉपिक क्या था घटना चक्र के अंतर्गत, इंडियन ज्योग्राफी का जनरल इंट्रोडक्शन। आप देखो यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, जैसे कि लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना भारत का है, ठीक है, इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर करके यहाँ पर पास होती है, कैसे कैसे पास होती है, कौन सी नदी से कितनी बार काटती है, सारे टॉपिक यहाँ पर आ जाएंगे। स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, मानक या मित्र रेखा जो गुजरती है भारत से, वो किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, क्या क्या उसके पॉइंट है। भारत के कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट, सबसे पश्चिमी पॉइंट। इसके संदर्भ में आप लोगों ने एक बहुत गलत फैक्ट याद करके रखा हुआ है, वो भी आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत के जो सीमावर्ती जो देश है, उन देशों का कैसे कैसे लोकेशन है, कहाँ पर बाउंड्री कैसे शेयर होती है। फिर आप देखो तो फिजिकल डिवीजन और उसके अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक है, उन सब टॉपिक को हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लो साथ साथ में आप लोग, और यहाँ पर टिक करते हुए चीजों को आप लोग आगे बढ़ते चलना, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा प्रोसेस आज की इस क्लास में फॉलो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास को। कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझिएगा। इस पूरे ज्योग्राफी से अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंबाइन कर लूँ, तो पूरे ज्योग्राफी से प्रत्येक वर्ष लगभग 20 प्रश्न आप लोगों के बन करके प्रीलिम्स परीक्षा में आते हैं। 20 प्रश्न बहुत हैं। अगर आपने इन 20 प्रश्नों में 15 प्रश्न 14 प्रश्न टैकल करना स्टार्ट कर दिया, इन 14 प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया, आपका नंबर बहुत तेजी से इंप्रूव करेगा, ठीक है, नंबर बहुत तेजी से इंप्रूव करेगा। एक बात यहां पर और समझो, देखो ज्योग्राफी को लेकर के बहुत सारे सोर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, केवल ज्योग्राफी को लेकर के नहीं, बाकी सब्जेक्ट को लेकर के भी अवेलेबल है। और एस्पिरेंट जो जनरली गलती इस समय कर रहा है, हम लोग जब गूगल मीट पर आप लोगों से डिस्कशन करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि सबसे बड़ी गलती हो रही है कि सर मैंने ज्योग्राफी पूरा पढ़ के रखा हुआ है, क्या मुझे आपकी क्लास करनी चाहिए? अरे भाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपके नंबर ज्योग्राफी में अच्छे आ रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को मत करो। अगर आपके पॉलिटी में नंबर अच्छे आ रहे हैं, पॉलिटी क्लास बिल्कुल मत करो। आपके नंबर ऑलरेडी अच्छे आ रहे हैं, क्लास करोगे हो सके निगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो क्लास केवल उन टॉपिक्स पर करिए, क्लास केवल उन सब्जेक्ट के करिए जिनमें आपका कमांड थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा हिला हुआ कमांड है, यार लग नहीं रहा कि होगा क्या नहीं होगा, या फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो रहे, तो उनके लिए इस पूरे सोर्स को फॉलो करना है। और सोर्स बेहद लिमिटेड रहेंगे। लिमिटेड सोर्स से मेरा मतलब है भाई, एक तो आप लोग घटना चक्र की बुक फॉलो करो, ठीक है, घटना चक्र की बुक की सेल्फ रीडिंग करना बहुत जरूरी है। कोई क्लासेस, कोई यूट्यूब चैनल आपको घटना चक्र अपने से प्रिपेयर नहीं करा सकता है। हाँ,
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोगों को घटना चक्र की बुक पढ़ने में एक हेल्प कर रहे हैं, एक आप लोगों को पुश प्रदान कर रहे हैं कि ठीक है देखो आपने मेरे साथ 1 घंटा की यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास की, जैसे ज्योग्राफी क्लास आपकी कंप्लीट होगी आप क्या करो उसके बाद सेम बुक खोल करके सेम क्वेश्चंस खोल करके उनकी प्रैक्टिस कर लो। तो 1 घंटा की क्लास के बाद जब आप वो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे 15 से 20 मिनट में आप 50 क्वेश्चन लगा लोगे, क्योंकि आपने वही क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया हुआ है पहले। तो इससे क्या होगा, आपने क्वेश्चन की आपने सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लिया, क्लासेस के थ्रू आपको कुछ नए पॉइंट्स मिल गए, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अतिरिक्त मिल गया, उनको नोट करते चलो। तो ये पूरा सोर्स फॉलो करना है और सोर्स बेहद लिमिटेड रखना, 50 सोर्स बिल्कुल मत फॉलो करना, जो भी सोर्स फॉलो करना उसका इफेक्टिव और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ देखो एक तो आप लोगों को ये चेकलिस्ट लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है ज्योग्राफी के लिए, एक ये ज्योग्राफी मैप की बुक लेनी है, ठीक है। ये है ऑक्सफोर्ड की बुक है, ऑक्सफोर्ड एटलस है, इसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों दिया हुआ है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ये बुक मार्केट से आप लोग ले लो और इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग मानो हिमालय पढ़ रहे हैं तो हिमालय में जो पॉइंट्स हमको मिला कि भाई यहाँ पर आपकी जास्कर श्रेणी है, यहाँ पर महाभारत श्रेणी है, यहाँ पर आपका पीर पंजाल है, तो उसको हम लोग इस मैप में मार्क करते चलेंगे। अपने पास एक रेड कलर का पेन रखो और उससे इसमें आप लोगों को मार्क करते यहाँ पर आगे बढ़ना है। तो मैपिंग के लिए हम लोग को ये चीज फॉलो करनी है, हम लोग मैप पैरेलली करेंगे तो मैप का कोई दिक्कत आने वाला नहीं। इसके अलावा आप लोग एक काम और करो, जहां पर भी बैठ के पढ़ रहे हो वहां पर इंडिया का एक ऐसा मैप, बड़ा सा मैप आप लोग ले लो, ठीक है, और उस मैप को अपने अगल बगल, ठीक है, किसी भी वॉल पर इसको चिपका लो, ठीक है। ये काम आप लोगों को करना है पैरेलली। इससे फायदा क्या होगा कि आप अगल बगल बैठे हो, यहाँ पर अपने आपको कोई नया लोकेशन मिला, आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, आपको कोई पहाड़ दिखनी है, आपको कोई स्टडी देखनी है, आपने यहाँ पर तुरंत उसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये काम भी आप लोग पैरेलली करिए। ज्योग्राफी के लिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैपिंग के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, उसको करते चलना। प्लस इसके साथ साथ बुक में हम लोग कुछ नए मैप के पॉइंट्स ऐड करते चलेंगे, उनको भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। स्टिकी नोट्स रखो, आप लोग स्टिकी नोट्स रखोगे तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर भी चीजें आप लोगों को ऐड ऑन करने में ईजी रहेगा। बुक जैसे आप पढ़ रहे हो आपको लगा कि भाई ये पॉइंट बुक में नहीं दिया हुआ है और हमारे पास बुक में स्पेस नहीं है चीज को लिख पाने का, हम क्या करेंगे यहाँ पर इस पर लिखेंगे और इसको लिखने के बाद यहाँ पर बुक पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है इस पूरी सीरीज के साथ साथ। मैं फिर से बता रहा हूँ ज्योग्राफी की ये सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली मजा आ जाएगा और इसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, ध्यान दो। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिवाइड करता हूँ कितने लेक्चर्स होने वाले हैं और कैसे कैसे होने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेक्चर 1 के अंतर्गत, आज तो आपका लेक्चर 1 जा ही रहा है, यही लेक्चर 1 है, तो हमने एक ज्योग्राफी का क्या क्या चीजें पढ़नी है उसका एक बेसिक आइडिया ले लिया, प्लस ज्योग्राफी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला तो काम हम लोग ये लेक्चर 1 में करेंगे। लेक्चर 2 होगा आप लोगों का स्थलीय भौतिक विभाजन को समझेंगे, जहाँ पर हम लोग हिमालय और उसके पूरे पर्वत श्रेणियों को हम लोग डिवाइड करके चीजें स्टडी करना स्टार्ट करें, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं भारत का कोस्टल रीजन, भारत का जो आइलैंड्स है वो, भारत के जो स्टेट है, भारत के जो यूटीज हैं वो, और भारत में जो ट्राइब्स हैं वो, ये सारे टॉपिक्स आपके लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट होंगे। इसके अलावा लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने वाले हैं और ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ, ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ कुछ अतिरिक्त एडिशनल पॉइंट जो कि आपको इस सिलेबस के अंतर्गत नहीं दिया गया, ठीक है, तो मैप के थ्रू आपको यहाँ पर समझाऊंगा। प्लस लेक्चर नंबर 5 आप लोगों का होगा इंडिया के क्लाइमेट पर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मानसून को पूरे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, तो मानसून का पूरा एक अलग से क्लास जाएगी, लेक्चर नंबर 5 आप लोगों की होगी, ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों का मिट्टी होगा, सॉइल होगा, इरिगेशन सिस्टम होगा, तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 में चला जाएगा। लेक्चर नंबर 7 आप लोगों का जाएगा ये एग्रीकल्चर सेक्टर वाला, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 जाएगा आप लोगों का लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 दोनों लेक्चर आप लोगों का जाएगा खनिज संसाधन, मतलब मिनरल रिसोर्स और भारत के एनर्जी रिसोर्स पर, ठीक है। इसके बाद जो बचे कुछ टॉपिक्स रहेंगे वो आपके 2 से 3 दो लेक्चर में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करीब 12 लेक्चर का हम लोग ने यहाँ पर एक शेड्यूल देखा हुआ है जो कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा टारगेट अब से ये है कि आने वाली 12 क्लास में आप लोगों का ज्योग्राफी बेसिक तौर पर पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। तो क्या आप रेडी हो? हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम पॉजिटिव वे में स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना हमारे साथ साथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अब देखते हैं कि हम लोग को चीजें कैसे करनी है। करने से पहले एक बात और ध्यान रखना, देखो निराला जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयुक्त प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर के भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है,
आपको करना है हार्ड वर्क, आपको करनी है मेहनत, और जितना आप अपना एफर्ट लगाओगे इस पूरे प्रिपरेशन में उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही बात निराला जी भी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, ठीक है, तुम निश्चय तुम सिद्ध करोगे अपने लक्ष्य, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे, तो उससे हम लोग चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन होता है उस बात को समझिएगा। आपको यहाँ पर बहुत बेसिक बात बताएं कि इंडिया में वर्तमान में, ठीक है, कितने स्टेट है, 28 स्टेट है प्लस 8 यूटीज है। जनरली बहुत सारे एस्पिरेंट इस पॉइंट में भी कंफ्यूज कर जाते हो, और बिलीव मानो ये पॉइंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि कितने स्टेट और कितने यूटीज है। प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई, आपने देखा होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए यूटीज बनाए गए, तो आपको लगेगा कि भाई 9 यूटीज हो गए होंगे, लेकिन फिर ध्यान रखना वहीं पर कि जो दमन और दीव और दादर और नागर हवेली है, इन दोनों को मर्ज भी कर दिया गया प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल 8 यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज हैं, और 28 स्टेट है। ये बातें बिल्कुल अच्छे तौर पर ध्यान रखना। सबसे बेसिक जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है इंडिया का वो यही होता है। अब इसके बाद पॉइंट को समझना स्टार्ट करो। अगर मैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताऊं, अक्षांशीय और देशांतर से क्या मतलब है, अक्षांश का मतलब ये होता है, देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, जो लेटी हुई रेखाएं हैं। तो जितनी रेखाएं आपकी लेटी हुई होती हैं, इस प्रकार फॉर्मेट में होती है, उसको हम लोग कहते हैं लेटीट्यूड, उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, जो खड़ा है, ठीक है, जो लंबा है। तो लॉन्गिट्यूड क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया देशांतर रेखाएं। तो अक्षांशी और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कंफ्यूजन आज के बाद कभी मत पालना। अब समझो भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन किस प्रकार से, विस्तार कहां से कहां पर है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं भारत की बात बताऊं तो भारत जो आप लोगों का है वो आप लोगों का पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी आपका हेमिस्फीयर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखो भारत का, ध्यान समझना, भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, यहां से लेकर के भारत का विस्तार आप लोगों को देखने को मिलता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। यहीं पर मैं अभी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। आप सबने ये बात याद करके रखा है कि भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। अगर मैं यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछ दूं भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेकर के कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर, तो आप क्या सोचोगे भाई 8 डिग्री 4 मिनट से हम स्टार्ट होते हैं, तो इसी के यहीं पर पड़ता होगा हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु। नहीं, ये जो हम 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ते हैं ना, ये भारत के मेन लैंड का विस्तार है। अंडमान निकोबार आपको 6 डिग्री तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक बात ध्यान रखना, हम यहां पर मेन लैंड की बात कर रहे हैं, हम भारत के मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इसकी बात यहां पर कंसीडर नहीं की जा रही है, क्योंकि अंडमान निकोबार का अगर हम दक्षिणतम बिंदु पर जाएंगे तो करीब 6 डिग्री के अराउंड है, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में है वो ये है कि 8 डिग्री 4 मिनट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, बिल्कुल नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट भारत के मुख्य भूमि मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु होता है, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम भारत का विस्तार वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन में देखें तो हम यहां पर अगर आप समझोगे तो हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसे आपने देखा था कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, ठीक है, अर्धगोलाभ क्षेत्र में था, उत्तरी क्षेत्र के। इसी प्रकार से भारत पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, पूर्वी अर्धगोलाभ क्षेत्र में। और इसलिए जब भी हम भारत का देशांतरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखेंगे तो आपको ईस्टर्न पॉइंट यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। हमारा जो यहां पर विस्तार है वो स्टार्ट होता है 68 पॉइंट, ध्यान रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेकर के, पूर्वी से लेकर के, ये आपका आता है 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये भारत का कुल विस्तार है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का। इस विस्तार के संदर्भ में एक पॉइंट और समझो, अगर हम भारत के मुख्य भूमि को उत्तर से दक्षिण में मिला दें, ठीक है, और भारत के पूर्वी और पश्चिम पॉइंट को मिला दें आपस में, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ध्यान दीजिएगा। उत्तर से दक्षिण तक भारत के मुख्य भूमि की जो कुल लंबाई है वो पड़ती है 3214 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है, 3214 किलोमीटर के अराउंड। याद करने का तरीका बताऊंगा, परेशान मत होना भी, ठीक है, ध्यान दो। इसी प्रकार से भारत की जो पूर्वी पश्चिमी से पूर्वी तक की जो डिस्टेंस है वो पड़ती है आपकी 2933 किलोमीटर।
तो सबसे पहली बात तो ये बात समझो कि दोनों उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इसका जो विस्तार है वो लगभग 3000 किलोमीटर के अराउंड है। कितना है? लगभग 3000 किलोमीटर के अराउंड यहां पर है। ये बात ध्यान रखो। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और समझो कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक, मतलब भारत जब खड़े पोजीशन में है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में, तब हमारी हाइट यहां पर लंबी है। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कैसा होता है? नॉर्मल व्यक्ति क्या होता है? उसकी हाइट लंबी होती है, चौड़ाई थोड़ी सी सीमित होती है, ठीक है। तो भारत के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, मतलब 3000 प्लस है, और जो आपकी चौड़ाई है वो 3000 माइनस है। बस ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लोग और समझो। देखो, जब भी हम लोग मैप की बात करते हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैप बनाते हैं तो हमारा मैप ऐसे बनता है। सबसे जो ऊपर का पॉइंट होता है उसको हम लोग नॉर्थन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ कहते हैं, उत्तर। नीचे आप लोगों को पड़ता है दक्षिण, यहाँ पर आप लोगों को पड़ता है ईस्ट, यहाँ पर आप लोगों को पड़ता है वेस्ट, ठीक है। तो ये मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। क्लियर है ना भाई? हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ध्यान समझना। देखो एक बात और समझो, यहाँ पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यहाँ पर आप लोग एक बात और समझना कि एक देशांतर जो होता है, ठीक है, एक देशांतर जो होता है, ठीक है, वो देशांतर से मतलब लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। तो एक देशांतर लगभग 4 मिनट का डिफरेंस रखता है। अगर आप एक देशांतर क्रॉस कर रहे हो तो आप 4 मिनट के डिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो यहाँ पर। क्लियर है? तो अगर हम 60 मिनट की बात यहां पर करें तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे का डिफरेंस कब आएगा? जब आप यहां पर आप 15 देशांतर, ठीक है, 15 देशांतर यहां पर क्या करोगे? आप लोग क्रॉस कर लोगे। अब समझो, भारत का जो वेस्टर्न पॉइंट था और जो ईस्टर्न पॉइंट था, उनके मध्य में जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? 97.25 ये था आप लोगों का ईस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट क्या था? 68.7। अब इनको अगर बीच का डिफरेंस लोगे तो लगभग ये 29 डिग्री के राउंड आता है। आपने एक बात ये पढ़ा कि एक देशांतर करीब 4 मिनट का अंतर क्रिएट करता है, तो 29 गुणे 4 लगभग 116 मिनट के राउंड आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट के मध्य में। बात समझ में आ रही है ना? समय अंतराल बता रहा हूं मैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के किसी एक जगह पर हो, वहां पर सूर्य 2 घंटे पहले उग जाएगा गुजरात के किसी सबसे पश्चिमी भाग वाले क्षेत्र के कंपेयर में, ठीक है। लेकिन इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया? अपने यहां पर हमने एक मानक यामी उत्तर रेखा बनाई हुई है। एक हमने बीच की लाइन बनाई जहां पर हम लोग जिसको अपने भारत की टाइम लाइन मानते हैं, भारत की समय लाइन मानते हैं यहां पर, ठीक है। उसको भी अभी हम लोग आगे यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना बेसिक पॉइंट समझो। ये सारे बेसिक पॉइंट ऐसे थे जो कि आपको ऑलरेडी पता है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, मैं बस समराइज करा रहा हूं, मैं बस आप लोगों को एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ध्यान देना, इस पर बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस बात को ध्यान से समझना। भारत के संदर्भ में कुछ बेसिक पॉइंट और समझो भाई। बेसिक पॉइंट यहां पर ये है, ठीक है, कि जो भारत का टोटल एरिया है वो कितना है? वो आपको पड़ता है 32.8 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका भारत का टोटल एरिया है, जो कि विश्व के कुल एरिया का 2.5% है, ठीक है। पूरे विश्व का 2.4% यहाँ पर है, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का कुल एरिया है। ये पूरे विश्व का 2.4% है, और एरिया के संदर्भ में जो भारत है पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है। स्टार्टिंग कहां से होती है? पहले स्थान पर आपका रूस होता है, दूसरे पर आपका कनाडा होता है, तीसरे पर आप लोगों का चाइना होता है, चौथे पर आपका अमेरिका होता है, पांचवें पर आपका ब्राजील होता है, छठे पर आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, और सातवें पर आपका आता है भारत का नंबर। कहोगे सर ये याद करना है क्या? याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऑर्डर पर भी पूछा हुआ है कि एरिया के अकॉर्डिंग विश्व के प्रमुख देशों को अरेंज करिए। तो सबसे अधिक एरिया किसका हो गया? रशिया का हो गया। वहां पर जनरली बहुत सारे क्षेत्र वो हिम प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, साइबेरिया वाला पूरा रीजन है, तो वो तो आप मानो रशिया का क्षेत्र सबसे बड़ा है। रशिया के बाद नंबर आता है कनाडा का, फिर कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत। तो भारत का एरिया के अकॉर्डिंग जो नंबर है वो 7वें स्थान पर है। हमारी जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। मानसून का प्रकोप प्रेजेंट टाइम आप लोग देख ही रहे हो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी थी, ठीक है। आई होप कि इतने पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट समझना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेजेंट टाइम का जो स्ट्रक्चर है उसको भी एक बार ध्यान से देखो। कई लोग इस स्ट्रक्चर में भी कंफ्यूज रहते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि भारत
का जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र है उनमें विदेशों का कैसे कैसे कब्जा है, चाइना और पाकिस्तान का कब्जा किस प्रकार से, ये समझिएगा। ये क्षेत्र जो हमारा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, भारत का हिस्सा है, ध्यान रखना, लेकिन चाइना के द्वारा कब्जा किया गया, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड बाई चाइना इसको हम लोग मानते हैं। अक्साई चीन क्या है, भारत का वह हिस्सा जिसको चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। इसी के अलावा पीओके क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान ये आपका क्षेत्र पड़ता है पीओके का रीजन। और इसके साथ ध्यान दो भाई, कुछ एरिया ऐसा है जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था फिर चाइना को दे दिया है, तो ये एरिया वो है जिसको जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे जो हाईएस्ट ग्लेशियर पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो सियाचिन ग्लेशियर, वो यहीं पर है, इन दो तीनों के मध्य में पड़ता है आप लोगों को यहाँ पर, इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर की जो ज्योग्राफिकल पॉइंट लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, भारत के अंतर्गत है, इस बात को ध्यान रखना, भारत ने इस पर भी भारत का ही यहाँ पर कब्जा भी है, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान का नहीं है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखो। रिसेंट में सरकार ने क्या किया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटीज में डिवाइड किया हुआ है। तो जनरली हमारे मन में जो एक कंफ्यूजन आता है, कंफ्यूजन ये आता है, अगर आप मैप फॉलो नहीं कर रहे हो, कि जम्मू और कश्मीर का डिवीजन इस प्रकार से हुआ होगा। नहीं भाई, जो हमारा डिवीजन यहाँ पर किया गया है वो डिवीजन इस प्रकार से, ये डिवीजन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। ये बात कंफ्यूजन में मत आना, याद रखना, कई लोग लद्दाख को पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, जम्मू कश्मीर भी यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है आप लोगों का, और लद्दाख का जो क्षेत्र है वो भी आप लोगों का बॉर्डर यहाँ पर शेयर कर रहा है। पीओके का मोस्टली रीजन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका लद्दाख है वो आपका चीन के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, चाइना के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर आपका चीन के साथ बाउंड्री को शेयर प्रेजेंट टाइम में नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं जिनको हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मानो एक प्रश्न आपसे पूछा कि भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर लोकेटेड है, आप क्या कहोगे, आपके दिमाग में एक पॉइंट बैठा हुआ कि जम्मू कश्मीर में। नहीं भाई, नॉर्दर्न पॉइंट जो हमारा है वो लद्दाख में है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, लद्दाख में। चीन के साथ बाउंड्री कौन शेयर करता है, जम्मू कश्मीर नहीं शेयर कर रहा, लद्दाख शेयर कर रहा है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, वो भी लद्दाख में, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ऐसे जो बेसिक प्रेजेंट टाइम में चीजें चेंज की गई है ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। कारगिल कहाँ पर है, तो कारगिल भी आप देखो यहाँ पर, वो भी आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 देशों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो सिचुएशन चेंज हुआ है उसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जनरली ऐसे पॉइंट गलत कर देते हो। तो बेसिक मैपिंग के थ्रू हमने एक पॉइंट यहाँ पर ये समझा। अब देखो भाई, कुछ पॉइंट और समझते हैं। हमने ये देख ही लिया कि भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक था, ठीक है। इतने पॉइंट तो हम लोग को ध्यान रहेगा। ये बीच की लाइन जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है इसको, ठीक है, मानक या अम्योत्तर रेखा कही जाती है जो कि समय को इक्वली डिवाइड करती है। क्योंकि भाई 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न और 68 डिग्री 7 मिनट में करीब 2 घंटे का यहाँ पर गैप आता है। तो इसी गैप को दूर करने के लिए हमने बीच की एक लाइन को यहाँ पर क्या किया हुआ है, मानक या अम्योत्तर रेखा यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान रखो, यहाँ पर भारत में आपको आपने पढ़ा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो भारत को लगभग लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है, भारत को लगभग लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। इस बात को भी ध्यान रखना। एक प्रश्न यहीं पर बनता है जो कि आप अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे स्टार्टिंग में ही, कि क्या भारत संपूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लोकेटेड है, ठीक है, संपूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है। ध्यान रखना, नहीं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ रहा होता है, और ये क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो भारत संपूर्ण रूप से इसके बीच लोकेटेड नहीं, भारत के बहुत सारा क्षेत्र, लगभग आधा क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लोकेटेड है। तो हम उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। अब समझो भाई, अगर हम भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें
तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है सबसे उत्तरी बिंदु है वो है कहाँ, वो क्या है, इंदिरा कोल कहा जाता है इसको, ठीक है, इंदिरा कोल कहा जाता है, जो कि कहां पर लोकेटेड है, लद्दाख में, अभी हमने डिस्कस किया था, याद है ना। अब देखो, भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये है, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों में इंदिरा शब्द आ रहा है। इंदिरा कोल आपका हो गया सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो कि लद्दाख में, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम लोग पहले पिग्मेलियन बिंदु भी कहते थे, ठीक है, पिग्मेलियन बिंदु भी कहते थे, अभी उसका नाम इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। वो कहाँ पर है, वो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है, ठीक है, ऑब्वियसली निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है, तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत के मेन लैंड की बात करें, अगर हम भारत के मुख्य भूमि की बात करें, तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हम मुख्य भूमि केवल उस क्षेत्र को मानते हैं जहां पर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये आपका रीजन शामिल नहीं होता है, ये बातें ध्यान रखोगे आप लोग। भारत का सबसे पूर्वी भाग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु एक गांव है, वो सबसे पूर्वी गांव है भारत का, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात का गुहार मोती है, इसी को हम लोग गौर माता भी कहते हैं, ठीक है, गौर माता, गौर मोती, गुहार मोती, इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 4 और 5 पॉइंट, मतलब ये टोटल 5 पॉइंट जो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, इन पांचों पॉइंट की लोकेशन आप लोग को ध्यान रखनी है, किस स्टेट किस यूटीज में पड़ रहा है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब समझो भाई, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, उस लाइन की बात करते हैं यहाँ पर एक बार हम लोग, ठीक है। देखो, ये लाइन कहां से पास होती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है। कहां से पास होती है भाई, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जो कि प्रयागराज के नैनी के निकट लोकेटेड है, ठीक है। तो जो प्रयागराज के नैनी के निकट आपका मिर्जापुर, अरे वो वही मिर्जापुर है कालीन भैया वाला, ठीक है, कालीन भैया वाला जो मिर्जापुर है, अभी तो चेंज हो गया पूरा कंडीशन ही वहां की। तो प्रयागराज के नैनी के निकट आपको मिर्जापुर में ये लाइन पास होती है, वहां पर दिखेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना, हम लाइन की बात करते हैं ना, हम अक्षांश की, हम देशांतर की, हम कर्क रेखा की बात करते हैं, तो बचपन में तो आपके दिमाग में ये इमेज चलता होगा कि भाई पृथ्वी पर किसी ने ऐसे लाइन बनाया होगा, ड्रॉ किया होगा, अंग्रेज आए होंगे तो उन्होंने लाइन ड्रॉ किया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सारी लाइन इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है, जिनको हम केवल मैप पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर माना क्या मित्र रेखा दिखी नहीं दी हमको प्रयागराज में, कहाँ से जा रही है, ठीक है, तो दिखेगी नहीं वहां पर, ये बात समझिएगा आप लोग। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निकट आपकी ये लाइन क्रॉस करती है। इसका जो पॉइंट है, जो देशांतर पॉइंट है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हम ग्रीनविच समय की बात करें, तो ग्रीनविच समय से हम 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है, 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा कैसे आ रहा है, ये आपका निकल करके आ रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 15 डिग्री देशांतर जो होता है, ठीक है, जो 15 डिग्री देशांतर होता है वो लगभग 1 घंटे का अंतर करता है, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट लगभग कितने का अंतर करेगा, एक बार इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो ये लगभग 5.5 घंटे के अराउंड आता है। तो हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आ गए, इसीलिए जब आप स्मार्ट वॉच में या फिर मोबाइल में टाइम सेट करने जाते होगे, तो वहां पर 5:30 प्लस करके एक आता है समय, ठीक है, उसको हम लोग इंडिया के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो हम 5.5 घंटा आगे हैं ग्रीनविच समय से, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना हमेशा तौर पर, कि हमेशा पूरब में सूरज पहले उदय होगा, पश्चिम में बाद में होगा, ठीक है। तो जब हम समय कैलकुलेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए पहले बता रहा हूं, तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो ग्रीनविच लाइन है, ये भारत के कितने स्टेट से क्रॉस करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत के 5 स्टेट हैं, ध्यान रखना आप लोग, उसको हम मकाऊ के तौर पर याद कर सकते हैं। मकाऊ, मकाऊ क्या है भाई, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो पास कर ही रही थी, उत्तर प्रदेश के आपके प्रयागराज के नैनी के निकट मिर्जापुर से पास कर रही थी, तो ये बात तो याद रहेगी। इसके अलावा 4 स्टेट और है, और इनको याद करने का तरीका है मकाऊ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। भारत में केवल एक टाइम जोन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर बहुत सारे टाइम जोन बनाए गए, जैसे कि आप देखो तो फ्रांस में करीब 12 टाइम जोन है, रशिया में करीब 11 टाइम जोन है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे देशों में बहुत अलग अलग टाइम जोन बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर एक टाइम जोन है, इससे कुछ समस्याएं भी है, जैसे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो सब कभी और डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतने पॉइंट हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखो भाई, कुछ बिंदु और समझो, अगर हम कर्क रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, तो ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, 8 स्टेट से होकर क्रॉस करती है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये 23 डिग्री हाफ मिनट, मतलब ठीक है,
ये आपका पड़ता है नॉर्थ है, ठीक है। ये अक्षांशीय रेखा है, कर्क रेखा क्या है, एक अक्षांशीय रेखा है जो कि इक्वेटर के 23 डिग्री 30 मिनट पर आपको पड़ती है नॉर्थ साइड में, ठीक है। ये किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनको याद करने का भी एक छोटा सा तरीका है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूं। गमछा झार मित्र पर, ठीक है। ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर क्रॉस करती है, उसको याद करने का ट्रिक है। देखो मैं हर टॉपिक का ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को चीजें याद करना बहुत इजी रहे। क्या है भाई गमछा झार मित्र पर का मतलब, गमछा झार मित्र पर का मतलब ये है ग से गुजरात, ठीक है। देखो म से क्या हो गया आप लोगों का मध्य प्रदेश, ठीक है। गमछा, छ से क्या होगा छत्तीसगढ़, झार से क्या हो गया आपका झारखंड, फिर मित्र से क्या हो गया, तो मी से हो गया आप लोगों का मिजोरम, त्र से हो गया आप लोगों का त्रिपुरा, पर से क्या होगा आप लोगों का भाई, तो पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान। तो गमछा झार मित्र पर ये 8 वो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा क्रॉस करती है। कई बार ये प्रश्न पूछता है और हम लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक भी आप लोग नोट कर लेना, इस ट्रिक को भी याद कर लेना, एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। अब देखो भाई, इसके अलावा बात करते हैं कुछ चीजें और, जैसे कि अगर हम एरिया वाइज बात करें तो आपने देखा कि भारत जो है वो पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वें स्थान पर आता है। अगर मैं भारत में राज्य की बात करूं तो राज्य वाइज जो सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो स्थान है यहाँ पर वो चौथा स्थान है। जनसंख्या में हम नंबर 1 पर, वहां पर नंबर 1 पर रहेंगे, एकदम निश्चिंत रहना, ठीक है। वहां पर हमारी भूमिका सबसे आगे है। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है, हम चौथे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे, ये पॉइंट क्या करोगे आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन बनता है कि विच इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द इंडिया, भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार बनता है। तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो गया भाई, राजस्थान हो गया, अभी हमने देखा सबसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य था। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा हो गया, ठीक है, गोवा हो गया। तो ये 2 राज्य आप लोगों को ध्यान रखने हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। जो गोवा की लोकेशन है ना, बड़ी अच्छी लोकेशन वो भी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, गोवा तो हालांकि मैं घूमने भी गया हूँ, ठीक है, गोवा जाओगे तो मस्त जगह घूमने लायक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दोनों के मिडिल बाउंड्री पर आपको गोवा देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, बहुत ही टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री पर आप लोगों को गोवा देखने को मिलता है। बहुत ही सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य ये है, ठीक है। और समझो भाई, कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग और समझते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बात अगर हम ये बात समझे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जनसंख्या का जो आंकड़ा भारत के लिए उपलब्ध है वो है संसद 2011 का। संसद 2011 हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अगली किसी और क्लास में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो कि यूपी जो है इसमें नंबर 1 पर है, और सेकंड नंबर पर आप लोगों का आता है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर का लोकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा राज्य जो कि दूसरे नंबर पर जनसंख्या में, तो वो है महाराष्ट्र। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यूपी और महाराष्ट्र ऐसे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। भारत की अगर मैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात करूं, तो भारत कुल 7 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इन 7 देशों को उनके लेंथ ऑफ बाउंड्री के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाइड करें तो एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं 55 MBA। देखो ये फॉर्मूला याद कर लेना। 55 MBA क्या है, ठीक है, ये 55 MBA क्या है, ये आप लोगों का वो फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को ये याद कराता है कि भारत अपने जो अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है देशों के साथ, उनमें सबसे ज्यादा किसके साथ करता है, फिर सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो याद करो भाई, देखो बांग्लादेश नंबर 1 पर आप लोगों का आएगा, ठीक है, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से भारत शेयर करता है। उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और सबसे लास्ट में आपका आता है अफगानिस्तान। तो 55 MBA ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। अभी तक हमने 3 फॉर्मूला याद किया, मकाऊ, गमछा झार मित्र पर, और 55 MBA। याद रहेगा तीनों ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एक बार याद करोगे दोबारा कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अलावा अगर हम ये बात करें, भारत के जो स्टेट्स हैं या फिर यूटीज हैं वो कैसे कैसे बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है किसी इंटरनेशनल देश के साथ वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल करीब 2500 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पर शेयर कर रहा होता है, जो कि आप देखोगे ना बड़ा घूम फिर के वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी आप लोगों के लिए। इसके बाद राजस्थान है, ठीक है, मतलब इसके बाद नहीं है, सबसे पहले आप पश्चिम बंगाल याद करो, इतना सबसे इंपॉर्टेंट है।
सबसे छोटी इंटरनेशनल सीमा जो शेयर करता है वो नागालैंड आप लोगों का है 125 किलोमीटर का, ये ध्यान रखना। लद्दाख एकमात्र ऐसा यूटी है जो कि 3 अलग अलग देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा होता है, जो कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान है। याद रहेगा, ये सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। अब देखो भाई, कोस्टल रीजन हम लोग एक अलग टॉपिक में देखने वाले भी हैं। यहां पर बस इतना याद रखना आप लोग कोस्टल रीजन के अंतर्गत कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ का जो कौन कौन सा स्टेट है। भारत में सबसे लंबी कोस्टल लाइन आपकी गुजरात की है। स्टेट की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा ये बात, अगर हम स्टेट की बात करें, हम राज्य की बात करें तो सबसे अधिक गुजरात की। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूटीज को भी शामिल कर देंगे तो सबसे अधिक अंडमान निकोबार की बाउंड्री आ जाती है। ठीक है, तो पूरे भारत में सबसे लंबी तट रेखा अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों कॉमन किया जाए तो अंडमान निकोबार की है। उसके बाद आपका आता है गुजरात, उसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 क्रम ध्यान रखेंगे हम लोग। कौन सा? अंडमान निकोबार नंबर 1 पर, अगर स्टेट की बात कर रहा है तो गुजरात आ जाएगा नंबर 1 पर, और फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये भी क्रम आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर हो गया चीजें? ये मैप की कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग मैप भी देख लेना, मैं आप लोगों को मैप शेयर कर दूंगा। आज के मैं क्लास का सारा नोट्स आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम निश्चित तौर पर। अब देखो भाई, भारत के कुछ प्रमुख चैनल्स की बात करते हैं। ठीक है, कुछ वाटर स्टेट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। देखो, ग्रेट चैनल कहाँ कहाँ पर है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या था? सबसे साउदर मोस्ट पॉइंट था भारत का, जो कि निकोबार आइलैंड के पास था। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में ग्रेट चैनल है भारत का। ठीक है, इसके अलावा भारत में 3 इंपॉर्टेंट चैनल आपको और याद करने हैं, वो है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। याद करो भाई, 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मालदीव और मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का एक पार्ट है। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय को बीच में है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ पर है भाई, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड के मध्य में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो ये लघु अंडमान, लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है इनके मध्य में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो सिंपल तौर पर 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान और निकोबार को अलग अलग डिवाइड करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को करता है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय करता है। ठीक है, तो ये 3 चैनल 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री याद करना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। अब देखो भाई, कोको चैनल जो है, कोको चैनल जो है वो भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है, ठीक है, जो मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार है, ये आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य लोकेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चैनल, कुछ प्रमुख स्टेट्स थे जिनको कि हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत की कुछ प्रमुख इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं। भारत की कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं भी हैं, जैसे कि डुरंड रेखा, डुरंड, ठीक है, डुरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। जब भारत अविभाजित था उस समय, तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब भारत और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए इस रेखा को बनाया गया था। तो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में आपको डुरंड लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, मैकमोहन लाइन कहां पर है, तो ये भारत और चाइना के मध्य में है। रेडक्लिफ लाइन कहां पर है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। जीरो लाइन कहां पर है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में है। ठीक है, इसके अलावा 2 लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलओसी और एलएसी। एलओसी और एलएसी में डिफरेंस ये है कि जो एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में लोकेटेड है। भारत और पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मध्य में। ठीक है, पाकिस्तान नहीं, ध्यान रखिए भाई, ये गलती नहीं बोलनी है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मध्य में लोकेटेड है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मध्य में। इसके अलावा जो LAC है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये भारत और जो चाइना का ऑक्यूपाइड एरिया है, जो अक्साई चीन का पूरा क्षेत्र है, उसके मध्य में लोकेटेड है। आप लोग ये मैप देखो, ये आपका LOC है, ये आपका POK का पूरा रीजन हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। ये आपका कहाँ गया भाई, ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया। इसके मध्य में आपका LOC यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं LAC जो है वो लद्दाख और अक्साई चीन, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है, उनके मध्य में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो कि भारत के संदर्भ में बेसिक पॉइंट्स थे। देखो, मैंने बहुत ही समराइज्ड वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर याद हो गए होंगे। अब इन टॉपिक पर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो हमारी जो पूरी सीरीज चलने वाली है ना, मैं इसी फॉर्मेट में लेकर चलूंगा आप लोगों को। मैपिंग के पॉइंट्स, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ ट्रिक्स पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग खोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लाइन से PYQ की प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, चलो काम ये करके आना आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले, कि इस पूरी पूर्वावलोकन सीरीज में जो 22 क्वेश्चन नंबर तक है,
ये 22 क्वेश्चन एक बार आप लोग देख करके आओगे, फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इस पूरे टॉपिक का, हम लोग कैसे पढ़ने वाले इस बात को हमने समझ लिया, हम लोग क्या क्या ज्योग्राफी में करने वाले ये बात समझ लिया। तो आप लोग अब साथ साथ पैरेलली स्टार्ट करो पढ़ाई को, प्रिपरेशन को, और ज्योग्राफी में टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को 12 से 13 क्लास के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। क्लास कैसी लगी है, क्लास के संदर्भ में अगर आप पे कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई आपका राय हो कि भाई सर ऐसे इंप्रूवमेंट और क्या सकता है, जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ताकि हम लोग इस संदर्भ में और इंप्रूवमेंट यहाँ पर कर सके। प्लस इसके साथ साथ देखो भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी पैरेलली आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, बायोलॉजी आप लोगों का पैरेलली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ पर करनी है, सब जरूरी है, सब इंपॉर्टेंट है। अब लगातार एकदम प्रीलिम्स फोकस जो कि लग जाओ, समय यही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।